बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 80 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कशन करेंगे कि स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केसेस, यानी कि फ़ौजदारी मुकदमात के मराहिल कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर आज हम तज़किरा करेंगे। सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि कोई भी ऑफेंस जब कमिट होता है तो उसकी बाबत एफआईआर जो है वो दर्ज की जाती है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। जब एफआईआर एक काबिल दस्त अंदाजी है पुलिस जुर्म के अंदर एफआईआर दर्ज की जाती है तो उस एफआईआर के ऊपर उसके बाद दर्ज करने के बाद तफ्तीश का अमल शुरू हो जाता है, जो कि अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी जो है पुलिस के पास इख्तियार है कि वो तफ्तीश का आगाज़ करती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अब जब कभी ऑफेंस की नोयत ऐसी है कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि नाकाबिल दस्त अंदाजी पुलिस है, तो उसमें कलंदरा होता है ज़ेर दफ़ा 155 सीआरपीसी। और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो मुख्तसरन डिफरेंस है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद अंडर सेक्शन 156 सीआरपीसी जो है वो तफ्तीश का अमल शुरू कर देती है। उसमें मजिस्ट्रेट की से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, मगर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनके अंदर कलंदरा होता है और 155 सीआरपीसी के तहत उसका इंदराज किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो दी जाती है। उसके बाद जब तक मुतल्लिका मजिस्ट्रेट उसकी इजाज़त ना दे तफ्तीश की, उस तफ्तीश नहीं की कर सकते पुलिस ऑफिसर, और ना ही किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। इसके हवाले से कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के हवाले से ऑलरेडी अपने एक लेक्चर के अंदर डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। लिहाजा अब हम आगे चलते हैं कि तफ्तीश के अमल, जैसे ही एफआईआर होगी तो तफ्तीश का अमल स्टार्ट हो गया 156 सीआरपीसी के तहत। अब तफ्तीश के दौरान पुलिस ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि वो अगर समझें किसी शख्स के हवाले से कि इस शख्स को इस वकूए की बाबत जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं उसका पता है, तो वो उस शख्स के को तलब कर सकते हैं। उनके पास ये इख्तियार है और ये इख्तियार उनको एक 160 सीआरपीसी यानी कि 160 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन के तहत पुलिस ऑफिसर अगर समझें कि किसी शख्स के पास इस वकूए से बाबत कोई फैक्ट्स मालूमात मौजूद हैं तो वो उसको रिटन आर्डर के ज़रिए तलब कर सकते हैं। अब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी बयानात कलमबंद करते हैं वो बयानात 161 सीआरपीसी के तहत जो है वो कलमबंद किए जाते हैं, जिसको एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कहा जाता है। वो तमाम किस्म के बयानात जो हैं वो कलमबंद करेंगे। अब कलमबंद करने के लिए उनके पास एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है जिसको पुलिस डायरी कहा जाता है। उसका तज़किरा 172 में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे कि पुलिस डायरी क्या है। अब ज़िमनियों के अंदर जो पुलिस डायरी है, ज़िमनी है, उनके अंदर वो तमाम बयानात वगैरह रिकॉर्ड होते हैं जो उस वकूअ से बाबत जो लोगों ने बयानात गवाहों ने बयानात दिए होते हैं वो 161 के तहत रिकॉर्ड करते हैं। अब तफ्तीश के दौरान अगर कोई मुल्ज़म इक़बाल जुर्म कर ले, अगर किसी को गिरफ़्तार कर लिया और वो इक़बाल जुर्म कर ले और वो ये जिसको कन्फेशन कहते हैं कि जी बिल्कुल ये जुर्म मैंने किया है, तो पुलिस ऑफिसर उसका बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अंडर सेक्शन 164 बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए उसको जो मुतल्लिका दर्जा अव्वल या दोम का मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करेंगे और वो उसका बयान रिकॉर्ड करेंगे, कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। अब उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तफ्तीश के दौरान पुलिस को ये पता चल जाए कि ये जो शख्स जिसको नामज़द किया गया है, जो नॉमिनेटेड है, इसके ऊपर इसके हवाले से डेफिशिएंट एविडेंस है, इनके सफिशिएंट एविडेंस मौजूद नहीं है, जो शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी हैं, तो उस शख्स को एसएचओ के पास ये इख्तियार है कि वह ज़मानत पर रिहा कर सकता है। अगर उसको गिरफ़्तार किया गया है तो उससे बेल बांड लेकर ज़मानत पर रिहा कर देगा। ताहम उस शख्स को बाउंड किया जाता है कि जब कभी भी अदालत में ज़रूरत पड़ेगी वो पेश होगा। अब ये जो इख्तियार है रिहाई का पुलिस 169 सीआरपीसी के तहत 169 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जब पुलिस ऑफिसर ये समझे कि ये इस शख्स के हवाले से डेफिशिएंट एविडेंस है, नाकाफ़ी शवाहिद हैं, तो उस शख्स को वो ज़मानत पर रिहा कर सकते हैं। अब उसके बाद तफ्तीश में एक और बात
जहन में रखना बड़ी ज़रूरी है कि पुलिस ऑफिसर किसी सूरत भी किसी शख्स को अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा विदाउट लॉफुल अथॉरिटी नहीं रख सकते। अब लॉफुल अथॉरिटी क्या है? लॉफुल अथॉरिटी से मुराद ये है कि एक शख्स को पुलिस ऑफिसर किसी ने गिरफ्तार कर लिया, अब तफ्तीश के लिए उन्होंने उसको कस्टडी में रखा, मगर कानून का जो सेक्शन है 61 ज़ाब्ता फौजदारी, उसके मुताबिक 24 घंटे से ज़्यादा वो अपने पास नहीं रख सकते। उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। अगर उन्हें तफ्तीश के लिए उसका मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड अगर मतलूब है तो वो इस्तदा करेंगे मजिस्ट्रेट को कि जनाब इसको हमारे हवाले कीजिए, हमने तफ्तीश करनी है, कुछ रिकवरीज करनी है, या अभी तफ्तीश का अमल मुकम्मल नहीं हुआ तो वो फिर जो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट है अंडर सेक्शन 167 CRPC जो है जिस्मानी रिमांड जो है उनको ग्रांट कर देता है। अब जिस्मानी रिमांड क्या होता है, कितने दिन का होता है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। सो ये क्लियर हो गया कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर उन्होंने रखना है तो मजिस्ट्रेट से फ़िज़िकल रिमांड लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो नहीं रख सकते। अगर ऐसी डिटेंशन होगी वो इलीगल डिटेंशन होगी जो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी होगी। अब उसके बाद आ जाता है कि FIR दर्ज होगी तो पुलिस का ये काम है कि 14 दिन के अंदर अंदर FIR दर्ज होने के 14 दिन के अंदर अंदर वो ड्यूटी बाउंड है कि वो चलान तफ्तीश मुकम्मल करके चलान पेश करें। मगर अगर 14 दिन के अंदर तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकती हो, चलान मुकम्मल ना हो सकता हो, तफ्तीश का अमल अभी बकाया हो, तो उन्हें चाहिए कि वो एक अबूरी, जिसको इंटरम चलान, नामुकम्मल चलान कहा जाता है, वो 14 दिन के बाद 3 दिन के अंदर अंदर एक पूरी चलान जो है, नामुकम्मल चलान जो है वो इंटरम चलान जो है वो पेश करेंगे। और जो मजिस्ट्रेट है वो ड्यूटी बाउंड है अंडर सेक्शन 173 कि वो उस इंटरम चलान की बेस पर ट्रायल का आगाज़ करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी वो रीजंस लिखेगा कि वो क्यों नहीं ट्रायल का आगाज़ कर रहा। लिहाजा पुलिस ऑफिसर 14 दिन के अंदर ड्यूटी बाउंड है कि चलान सबमिट करें। अगर चलान सबमिट नहीं कर सकते तो फिर 14 दिन के बाद 3 दिन के अंदर अंदर नामुकम्मल चलान करना उनके फ़राइज़ में शामिल, ये उनकी ड्यूटी है। अब तफ्तीश का अमल जब तमाम हो जाता है, तमाम हक़ाइक़ इकट्ठे हो जाते हैं, फैक्ट्स को बेसिकली इकट्ठा करती है पुलिस, एविडेंस है उसको कलेक्ट करती है, रिकवरीज करनी है तो वो रिकवरीज को इकट्ठा करने के बाद वो तमाम हक़ाइक़ उस केस से, उस वक़ूए से बाबत इकट्ठा करने का अमल जो है वो बेसिकली तफ्तीश कहलाता है। और उसमें गवाहों के बयानात भी हो सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ रिकवरीज भी हो सकती हैं, उसमें यानी कि तमाम उस वक़ूए से बाबत जो मालूमात इकट्ठी करने का अमल है वो तफ्तीश कहलाता है। अब मालूमात इकट्ठी हो गई, उसके बाद उसको एक प्रेस्क्राइब्ड फार्म के अंदर वो मेंशन करेंगे। उसके 7 कॉलम होते हैं जो प्रेस्क्राइब्ड फार्म है, जिसको चलान भी कहा जाता है। उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि चलान क्या है और किस कॉलम में क्या लिखा होता है। बहरहाल उसके अंदर मुस्तगीज़ का नाम होता है, मुल्ज़मान का उसमें होता है कि जो मुल्ज़मान हैं वो हिरासत में हैं या ज़मानत पर हैं। फिर अगर माल मुकदमा है उसकी डिटेल होती है। इसी तरह मुख्तसर हालात व वाक़यात उसके अंदर जो है वो चलान के अंदर मेंशन कर दिए जाते हैं। और उसके बाद चलान तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस डायरी, ज़िमनी, तमाम जो है वो उसके साथ नेक्स्चर करके वो मजिस्ट्रेट के सामने SHO जो है थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश करता है, फॉरवर्ड करता है। अब जब यहाँ तक ये तफ्तीश का मुकम्मल हो गया, उसके बाद इंक्वायरी की सेकंड स्टेज आ जाती है। क्रिमिनल फौजदारी मुकदमात की जो सेकंड स्टेज है वो इंक्वायरी है। इंक्वायरी में वो छानबीन करता है, जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसको पैरूज़ करता है मजिस्ट्रेट कि कौन सा ऑफेंस बनेगा, क्या होगा। उसके बाद उसको अपनी तसल्ली करने के बाद जब वो समझता है कि अब इसको फर्दर जो है वो हम प्रोसीड कर सकते हैं, तो वो उसके मुताबिक जो अच्छा, इस दौरान अगर मजिस्ट्रेट के सामने जब ये रिपोर्ट पेश कर दी गई एक्ट 173 जिसको हम चलान कहते हैं, तो मजिस्ट्रेट उसका पैरूज़ल के बाद, उसका बागौर मुतालिया करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये तो कोई ऑफेंस ही नहीं बनता, ये तो जो मुल्ज़म है उसके ख़िलाफ़ तो कोई ऑफेंस बनता नहीं है, या जो शवाहिद हैं वो डेफिशिएंट है। तो वो उस हवाले से जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है अंडर सेक्शन 63 CRPC,
यानी कि 63 CRPC के तहत वो उस स्टेज पर उस मुलज़म को डिस्चार्ज भी कर सकता है अगर वो ये समझे कि इसके ऊपर तो ट्रायल का मकसद ही नहीं बनता, चूँकि एविडेंस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है और इस हवाले से ये तो कोई चार्ज बनता ही नहीं है, तो वो उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है अंडर सेक्शन 63 CRPC। मगर अगर वो ये समझे कि नहीं इसको ट्रायल होना चाहिए, तो वो फिर सबसे पहले क्या करता है, ट्रायल से पहले वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी सप्लाई करता है, जो एक्यूज पर्सन है उसको कॉपी सप्लाई करते हैं अंडर सेक्शन 241A CRPC। चूँकि जो ट्रायल है वो 241 से लेकर 250 तक ये जो सेक्शंस हैं ये मजिस्ट्रेट ट्रायल को डील करते हैं, और इसी तरह 265A से लेकर 265K तक जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं उसको उस हवाले से सेशन ट्रायल को डील करते हैं कि सेशन कोर्ट में अगर ट्रायल होगा तो उन 265A से ऑनवर्ड जो है वो सेक्शंस उसको डील करते हैं। इंशाल्लाह मजिस्ट्रेट ट्रायल और जो सेशन ट्रायल है उसके ऊपर अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिफरेंस उसका हम वाज़े करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब यहाँ सप्लाईज ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट की सप्लाई हो जाती है, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मजिस्ट्रेट देगा, और जो डॉक्यूमेंट देगा उसमें नॉर्मली जो है वो चलान होता है जिसको पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है, चलान है 173, उसके साथ जो ज़मीनियाँ होती हैं वो पुलिस डायरीज़ होती हैं, गवाहों के बयानात होते हैं, 164 के बयान हैं तो वो, और पुलिस का जो फर्स्ट विज़िट होता है साइट का उसकी रिपोर्ट जो होती है, उस हवाले से ये सारे डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जहाँ मजिस्ट्रेट समझे कि ये डॉक्यूमेंट अगर प्रोवाइड कर दिया गया तो ये फिर इसका मकसद ही फोत हो जाएगा, और ये तो इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो सकती हैं, तो वो डॉक्यूमेंट वो उसको ना देना चाहे तो नहीं दे सकता, वो उसके पास ये इख्तियार है मजिस्ट्रेट के पास। इंक्वायरी के बाद ट्रायल का अमल शुरू हो जाता है। जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो उसमें हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो मुल्ज़िम को प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जब सप्लाई किए जाते हैं तो उसके 7 दिन के बाद, ये 241 से ए के अंदर लिखा गया है कि 7 दिन के बाद जो है वो ट्रायल का आगाज़ होगा। मगर जो सेशन कोर्ट में जब कापीज़ प्रोवाइड की जाती हैं तो जो ट्रायल है कापीज़ प्रोवाइड करने के 7 दिन के से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्रायल होगा 7 दिन के अंदर अंदर ही स्टार्ट करना होगा ट्रायल। ये फ़र्क है बेसिकली, यहाँ मजिस्ट्रेट के पास 7 दिन के बाद कापीज़ प्रोवाइड करने के बाद, और जो सेशंस कोर्ट है उसका अगर ट्रायल कोई है तो वो जब कापीज़ सेशन कोर्ट प्रोवाइड करेगी तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर ट्रायल भी स्टार्ट करना होगा। अब उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में जब डिस्कस करेंगे तो वाज़े इनका डिफरेंस भी लेकर जाएंगे। अब आगे जब उसके बाद चार्ज फ्रेम हो जाता है, मजिस्ट्रेट के पास जो चार्ज फ्रेम किया जाता है 242 के तहत चार्ज फ्रेम किया जाता है। अब चार्ज क्या है उस हवाले से जो सेक्शन हैं रेलिवेंट 221 से लेकर 240 तक वो तमाम चार्ज से मुतल्लिक़ ही हैं। अब 242 के तहत चार्ज फ्रेम हो गया, उसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस होती है, यानी कि जो मुस्तगीस है वो अपनी एविडेंस करवाएगा, आएगा बताएगा कि ये इसको नामज़द किया है तो क्यों नामज़द किया है, वो एविडेंस देगा। उसके बाद उस पर जिरा करेगा, प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं उस पर जिरा की जाएगी। उसके बाद फिर मुल्ज़म का एविडेंस होगी, मुल्ज़म के अगर कोई अपने दफ़ा में कोई अगर गवाह लाता है तो उसके ऊपर जिरा होगी। उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स होंगे, फिर फाइनल बहस होने के बाद जो है फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस की जाती है। मगर उससे पहले अगर मजिस्ट्रेट किसी स्टेज पर ये समझे कि ये जो चार्ज है ये ग्राउंडलेस है और एविडेंस आ भी जाए तो इस पर मुल्ज़म को सज़ा नहीं हो सकती, तो वो मजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग 249A CRPC के तहत जो है मुल्ज़म को वो बरी कर सकता है दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद। सो व्यूअर्स, यहाँ तक जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल जो क्रिमिनल केसेस की जो स्टेजेस हैं इसका हमने तज़किरा किया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन